नमस्कार दोस्तों, मैं गजानन शर्मा आपका राधे एग्रो क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, हम सेकंड ईयर के सेकंड सेम में जीपीपी के कोर्स के बारे में डिस्कशन कर रहे थे, जिसका कोर्स कोड जीपीपी 221 व कोर्स टाइटल प्रिंसिपल ऑफ सीड टेक्नोलॉजी है। उसमें हमने दोस्तों 4 टॉपिकों के बारे में डिस्कस कर लिया था। आज हम दोस्तों टॉपिक नंबर 5, 6, 7 एवं 8 के बारे में डिस्कस करेंगे। उससे पहले एक बार हम देख लेते हैं कि हमने कौन कौन से टॉपिकों के बारे में डिस्कशन किया था। सबसे पहले दोस्तों हमने देखा था कि सीड क्या होता है, सीड और ग्रेन में क्या डिफरेंस होता है। उसके बाद में हमने देखा था कि दोस्तों मतलब गुड सीड के क्या कैरेक्टर्स होते हैं और सीड टेक्नोलॉजी की परिभाषा देखी थी और इंडिया में सीड का डेवलपमेंट कैसे किया जाता है। उसके बाद में दोस्तों हमने देखा था कि सीड टेक्नोलॉजी के क्या इंपॉर्टेंस है। उसके बाद में दोस्तों हम टॉपिक नंबर 2 के बारे में देखे थे कि डिटर्मिनेशन केसेस ऑफ प्रो वेराइटी, और उसके बाद में हमने देखा था कि मेंटेन ऑफ जेनेटिक प्योरिटी बाय सीड प्रोडक्शन, मतलब सीड प्रोडक्शन में जेनेटिक प्योरिटी को कैसे मेंटेन रख सकते हैं। उसके बाद में दोस्तों हमने टॉपिक नंबर 3 में देखा था कि सीड क्वालिटी क्या होती है। उसके बाद में कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में देखा था। इंपॉर्टेंट टर्म्स में सबसे पहले हमने देखा था कि सीड इंडेक्स क्या होता है, टेस्ट वेट क्या होता है, डोकेज क्या होता है, रियल वैल्यू ऑफ सीड की क्या होती है। उसके बाद में दोस्तों हमने देखा था कि एक न्यूमेरिकल सोल्व किया था जो रियल वैल्यू के फॉर्मूले के ऊपर आधारित था। उसके बाद में हमने दोस्तों सीड की क्लासें देखी थी। सीड की 4 क्लासें होती है। कौन कौन सी? सबसे पहले तो ब्रीडर सीड, उसके बाद में फाउंडेशन सीड, फिर सर्टिफाइड सीड, फिर रजिस्टर्ड सीड। उसके बाद में दोस्तों हमने टॉपिक नंबर 4 के बारे में देखा था कि सीड प्रोडक्शन क्या होता है या हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन कैसे होता है और ये कैसे किया जाता है और किन किन बातों का ध्यान रखा जाता है जिससे कि अपन को अच्छा सीड प्रोडक्शन प्राप्त हो। उसके बाद में दोस्तों आज हम टॉपिक नंबर 5, 6, 7 एवं 8 के बारे में देखेंगे, जिसका नाम है कंपैरेटिव स्टडी फॉर सीड प्रोडक्शन, मतलब फाउंडेशन सीड से सर्टिफाइड सीड का प्रोडक्शन कैसे किया जाता है। सबसे पहले हम देखेंगे कि आइसोलेशन डिस्टेंस क्या होता है, सीड रेट क्या होता है, नंबर ऑफ इरिगेशन कैसे किया जाता है और प्लांट प्रोटेक्शन कैसे किया जाता है। सबसे पहले हम देखते हैं कि आइसोलेशन डिस्टेंस, आनुवंशिक शुद्धता को बनाए रखने के लिए 2 सीड फील्ड के मध्य एक निश्चित दूरी रखी जाती है जिसे आइसोलेशन डिस्टेंस कहा जाता है। आइसोलेशन डिस्टेंस से एक फील्ड में लगी डिजीज, रोग या बीमारी दूसरे फील्ड में नहीं आ पाती है, जिसके कारण अच्छा सीड प्रोडक्शन प्राप्त होता है। दोस्तों सेल्फ पॉलिनेशन क्रॉप के लिए आइसोलेशन डिस्टेंस 3 मीटर रखी जाती है और क्रॉस पॉलिनेशन के लिए आइसोलेशन डिस्टेंस का मान अधिक होता है। दोस्तों आइसोलेशन डिस्टेंस समानुपाती क्रॉस पॉलिनेशन की होती है, मतलब आइसोलेशन डिस्टेंस का मान जितना ज्यादा होगा उस फसल में पॉलिनेशन होने के चांस सबसे ज्यादा क्रॉस पॉलिनेशन होगा, मतलब उसमें पर परागण होने की संभावना ज्यादा है। तो दोस्तों फाउंडेशन सीड के लिए आइसोलेशन डिस्टेंस का मान अधिक होता है, जबकि सर्टिफाइड सीड के लिए क्रॉस आइसोलेशन डिस्टेंस का मान कम रखा जाता है। तो अलग अलग फसलों के लिए आइसोलेशन डिस्टेंस का मान अलग अलग होता है। जैसे व्हीट, बार्ले, राइस में फाउंडेशन सीड के लिए आइसोलेशन डिस्टेंस का मान 3 मीटर और सर्टिफाइड सीड के लिए भी आइसोलेशन डिस्टेंस का मान 3 मीटर होता है। मेज में आइसोलेशन डिस्टेंस का मान फाउंडेशन सीड के लिए 400 मीटर रखा जाता है, जबकि सर्टिफाइड सीड के लिए आइसोलेशन डिस्टेंस का मान 200 मीटर रखा जाता है। उसके बाद में दोस्तों बाजरे में फाउंडेशन सीड के लिए आइसोलेशन डिस्टेंस का मान 200 मीटर और सर्टिफाइड सीड के लिए आइसोलेशन डिस्टेंस का मान 100 मीटर रखा जाता है। उसके बाद में दोस्तों ज्वार में फाउंडेशन सीड के लिए आइसोलेशन डिस्टेंस का मान 100 मीटर और सर्टिफाइड सीड के लिए आइसोलेशन डिस्टेंस का मान 50 मीटर रखा जाता है। उसके बाद में दोस्तों ग्राम यानी कि चने में फाउंडेशन सीड के लिए आइसोलेशन डिस्टेंस का मान 10 मीटर रखा जाता है, जबकि सर्टिफाइड सीड के लिए आइसोलेशन डिस्टेंस का मान 5 मीटर रखा जाता है। उसके बाद में दोस्तों मस्टर्ड यानी कि सरसों, उसमें फाउंडेशन सीड के लिए आइसोलेशन डिस्टेंस का मान 100 मीटर, जबकि सर्टिफाइड सीड के लिए आइसोलेशन डिस्टेंस का मान 50 मीटर रखा जाता है। उसके बाद में दोस्तों हम सीड रेट के बारे में देखेंगे कि सीड रेट क्या होता है। सीड प्रोडक्शन के लिए प्रति हेक्टेयर क्षेत्र में बोए जाने वाली बीजों की मात्रा को सीड रेट कहा जाता है। दोस्तों अलग अलग फसलों के लिए अलग अलग मात्रा में सीड रेट ली जाती है। जैसे
वीट के लिए वीट और बारले यानी कि गेहूं और जौ के लिए सीड रेट का मान 60 से 65 केजी प्रति हेक्टेयर होता है। उसके बाद में दोस्तों राइस यानी कि चावल के लिए 100 केजी प्रति हेक्टेयर सीड रेट ली जाती है। उसके बाद में मेज यानी मक्के के लिए 15 से 20 केजी प्रति हेक्टेयर सीड रेट ली जाती है। उसके बाद में बाजरा, बाजरे के लिए 3 से 3.5 केजी प्रति हेक्टेयर सीड रेट ली जाती है। उसके बाद में जवार, जवार के लिए 12 से 15 केजी प्रति हेक्टेयर सीड रेट ली जाती है। उसके बाद में जवार, जवार के लिए 12 से 15 केजी प्रति हेक्टेयर सीड रेट ली जाती है। उसके बाद में ग्राम यानी कि चना, चना के लिए 60 से 75 केजी प्रति हेक्टेयर सीड रेट ली जाती है। उसके बाद में मस्टर्ड यानी कि सरसों के लिए 4 से 5 केजी प्रति हेक्टेयर सीड रेट ली जाती है। दोस्तों हेक्टेयर में 1 हेक्टेयर में 4 बीघा होता है। दोस्तों तीसरा पॉइंट है नंबर ऑफ इरिगेशन। अलग अलग प्रकार की फसलों को अलग अलग सिंचाइयों की आवश्यकता होती है। जैसे गेहूं के लिए 5 से 6 सिंचाइयों की आवश्यकता होती है। बारले यानी कि जौ को 2 से 3 सिंचाइयों की आवश्यकता होती है। उसके बाद में राइस, राइस के लिए जल भराव की स्थिति होती है जल सिंचाइयों के लिए। उसके बाद में मेज, मक्के को 4 से 5 सिंचाइयों की आवश्यकता होती है। उसके बाद में प्लांट प्रोटेक्शन क्या होता है, बीज उत्पादन के दौरान फसल की विभिन्न अवस्थाओं में रोगों, कीटों व बीमारियों से बचाने के लिए फंजीसाइड, वीडीसाइड व इंसेक्टिसाइड का प्रयोग करना चाहिए। उसके बाद में वीट को किन किन स्टेजों पर इरिगेशन की आवश्यकता होती है, जैसे पहला है शीर्ष अवस्था, दूसरी कल्ले फूटते समय, तीसरी है गांठ बनते समय, चौथी है दानों में बाजियां निकलते समय, पांचवी है दानों में दूध बनते समय और छठवीं है दाना कठोर होते समय। इन 6 सिंचाइयों की आवश्यकता होती है।